नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 3 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये हैंडमेड नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गंवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। हालांकि सारे विषय बहुत अहम हैं, लेकिन कुछ पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे आरबीआई की नई मौद्रिक नीति, जीडीपी के नए बेस ईयर का निर्धारण और जो वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। और भारत कनाडा सीपीए समझौता भी तो है। साथ ही खेलों से T20 वर्ल्ड कप के अपडेट्स भी चर्चा में रहेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़ी टॉपिक से, आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। फरवरी 2026 की एमपीसी बैठक के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। हाँ, और जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है, यानी अनचेंज्ड। सही कहा। और सिर्फ रेट ही नहीं, आरबीआई का जो स्टांस है उसे भी तटस्थ यानी न्यूट्रल रखा गया है। ये जो तटस्थ रुख है, इसका असल में एग्जाम के नजरिए से क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, तटस्थ का सीधा सा मतलब ये है कि आरबीआई अब ब्याज दरों को लेकर किसी एक दिशा में बंधा हुआ नहीं है। वो घरेलू विकास को गति देने और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बना रहा है। अच्छा, मतलब डेटा के हिसाब से लचीलापन रहेगा। बिल्कुल। और एमपीसी अध्यक्ष जो हमारे गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, उनके बयान के अनुसार FY 25-26 के लिए महंगाई का लक्ष्य 2.1% रखा गया है। 2.1%, ये आंकड़ा तो याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये दिखाता है कि आरबीआई महंगाई को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसी के साथ एक मिशन साक्षम का भी जिक्र किया गया है, जो शहरी सहकारी बैंकों के लिए है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि इन सहकारी बैंकों में गवर्नेंस की काफी दिक्कतें आती हैं, तो उनको तकनीकी रूप से और प्रबंधकीय रूप से सक्षम बनाने के लिए ही ये पहल है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। वित्तीय नियम और बैंकिंग के क्षेत्र में नया फेमा गारंटीज रेगुलेशंस 2026 जारी हुआ है। हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। और इसके साथ ही एक निर्देश ये भी है कि 31 मार्च 2026 को सभी एजेंसी बैंक खुले रहेंगे। वो बैंक खुले रहने वाली बात तो इसलिए है क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। सरकारी लेखा और टैक्स कलेक्शन का जो काम है वो बिना किसी रुकावट के पूरा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो फेमा वाला नया रेगुलेशन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत साफ है। पारदर्शिता, सीमा पार या क्रॉस बॉर्डर लेन देन में जो गारंटियां दी जाती थी उनमें पहले बहुत स्पष्टता थी। नए नियमों से ट्रांसपेरेंसी आएगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। एक और तकनीकी पॉइंट इसमें दिया है, विनिर्माण आयातकों यानी मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स के लिए कस्टम ड्यूटी के डिफॉल्ट पेमेंट की सुविधा। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कदम है। अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ तो क्या ये कुछ ऐसा है कि अभी सामान इंपोर्ट कर लो और कस्टम ड्यूटी बाद में चुका देना? एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। इससे उद्योगों को सबसे बड़ा फायदा उनके कैश फ्लो में होता है। इनका पैसा कस्टम ड्यूटी में तुरंत ब्लॉक नहीं होता। सही कहा, वो उस पैसे को तुरंत अपने उत्पादन में लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट गारंटी की जो तिमाही रिपोर्टिंग होती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। अब हम उस आंकड़े पर बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में है, आर्थिक सर्वेक्षण और जीडीपी डेटा। Q3 जीडीपी की जो नई सीरीज आई है उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। हाँ, क्योंकि आधार वर्ष यानी बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। और ये परीक्षा के लिए आज का सबसे जरूरी तथ्य है। 2011 से तुलना करना अब बेमानी हो गया था। वो कैसे? देखिए, 2011 में एक आम परिवार डिजिटल सेवाओं पर या स्मार्टफोन्स पर कितना खर्च करता था? बहुत कम। आज के मुकाबले तो ना के बराबर। हाँ, आज तो OTT और डेटा पैक्स जीवन का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस आधुनिक अर्थव्यवस्था को 2011 के तराजू पर तौलेंगे तो वो सही तस्वीर नहीं दिखाएगा। 2022-23 को बेस ईयर बनाने से हमारी जो 7.8% की Q3 जीडीपी वृद्धि है वो बहुत अधिक यथार्थवादी हो जाती है। समझ गए। और अगर हम भविष्य के अनुमानों की बात करें तो FY 26 के लिए रियल जीडीपी का अनुमान 7.6% रखा गया है और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 8.6% रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों को कैंडिडेट्स अच्छे से नोट कर लें। इसमें एक बहुत ही शानदार आंकड़ा विनिर्माण क्षेत्र का भी है, जिसमें 13.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। 13.3% की ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सरकार की जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। और कृषि क्षेत्र की वैल्यू चेन आउटपुट में भी 2% की वृद्धि है। जी, ये भी एक सकारात्मक संकेत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्रीय समाचारों पर। यहाँ कुछ दिलचस्प प्रशासनिक हलचलें हैं। हाँ, सबसे पहले तो नए PMO कार्यालय की बात कर लेते हैं। इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है और वहाँ अधिकारियों ने सेवा संकल्प भी लिया है। सेवा तीर्थ सिर्फ एक नई बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये गवर्नेंस में एक माइंडसेट शिफ्ट को दर्शाता है
कि प्रशासन का मुख्य काम सेवा करना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। उन्होंने 2012 के 2G स्पेक्ट्रम निर्णय के आधार पर ही अब प्राकृतिक संसाधनों के लिए रिजर्व प्राइस लागू करने को कहा है। ये फैसला टेलीकॉम और खनन जैसे क्षेत्रों पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। मतलब अब सरकार मनमाने दाम पर संसाधन नहीं दे सकती। बिल्कुल, एक न्यूनतम मूल्य यानी रिजर्व प्राइस तय होना ही चाहिए। ये पारदर्शिता की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सख्त और जरूरी कदम है। टेलीकॉम सेक्टर की ही बात करें तो एक और नया नियम आया है। एयरलाइन टिकट रिफंड की तरह अब 48 आवर लॉक इन नियम लागू हुआ है। ये तो आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी राहत है। हाँ, कई बार लोग गलती से गलत डेटा पैक रिचार्ज कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। अब वो 48 घंटे के भीतर उसे रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही एक फिल्म के शीर्षक को लेकर भी विवाद था, घूसखोर पंडित। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। देखिए, कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता की बहस तो चलती रहती है, लेकिन परीक्षा के नजरिए से हमें बस इस विवादित शीर्षक का नाम याद रखना है, बिना किसी पक्ष में पड़े। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। सरकारी योजनाओं की सूची पर आते हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। हाँ, युवा संगम के चरण 6 का ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च से शुरू हो गया है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बेहतरीन मॉडल है। युवाओं को अलग अलग राज्यों की संस्कृति समझने का मौका मिलता है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी AI इम्पैक्ट समिट के दौरान SAHI और बोध पहल लॉन्च की गई है। ये दोनों ही भविष्य की तकनीकें हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, वो ग्रामीण और शहरी चिकित्सा सुविधाओं के बीच का अंतर काफी हद तक कम कर सकता है। स्वास्थ्य की ही बात करें तो लद्दाख में सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। लद्दाख जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाके में यह अभियान चलाना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी। इसके अलावा खेल क्षेत्र में अस्मिता लीग की भी घोषणा हुई है। जमीनी स्तर पर महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये लीग बहुत मददगार साबित होगी। और आयुष मंत्रालय का जो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 था, वो शेगांव में संपन्न हुआ है। जी, स्थान का नाम याद रखना जरूरी है, शेगांव। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार लगातार हो रहा है। हाँ, अब वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां तक बुलेट ट्रेन के विस्तार की योजना है। और भविष्य में इसे असम तक भी ले जाने की बात चल रही है। इसके लिए पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटन मिला है। ये पूर्वी भारत के लिए सच में गेम चेंजर होगा। इससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन और पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रेलवे खंड में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए रेलवे AI सुरक्षा सिस्टम का उपयोग कर रहा है। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करता है। तकनीक और पर्यावरण का ये बेहतरीन तालमेल है। कैमरे और सेंसर्स ट्रेन ड्राइवर्स को पहले ही अलर्ट कर देंगे। बिल्कुल, जिससे वन्य जीवों की जान बचाई जा सकेगी। इसके अलावा राजस्थान के श्री गंगानगर में नया कोच मेंटेनेंस हब बन रहा है। और केरल की तुर्वूर मारारीकुलम दोहरीकरण यानी डबलिंग परियोजना भी तेज गति से चल रही है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब राज्य समाचारों की बात करते हैं। केरल से ही जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट है। हाँ, केरल का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से केरलम करने का प्रस्ताव फिर से चर्चा में है। राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों की ओर ये एक वापसी का प्रयास है। उत्तर प्रदेश ने भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए जर्मनी की रेल 1 GmbH के साथ समझौता किया है। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब राज्य सीधे विदेशी कंपनियों से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेट्रो का भी एक आंकड़ा है। 11 साल में उन्होंने 45 किलोमीटर का विस्तार किया है। जी, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल यहाँ से बन सकता है, वो पर्यावरण और रामसर साइट से जुड़ा है। हाँ, रामसर सूची में भारत की तरफ से 2 नए नाम जुड़े हैं, गुजरात का छारी ढंड वेटलैंड और यूपी का पटना पक्षी विहार। यहीं पर वो क्लासिक एग्जामिनर ट्रैप है। पटना पक्षी विहार वाला। बिल्कुल, जब भी सवाल आता है पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ज्यादातर लोग सीधे बिहार टिक कर देते हैं। लेकिन असल में ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। एकदम सही। और छारी ढंड गुजरात के कच्छ में है। ये दोनों भौगोलिक स्थान एकदम रटे होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, वैश्विक सम्मेलनों की ओर चलते हैं। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 इस वक्त कूटनीतिक हलकों में छाया हुआ है। नई दिल्ली में होने वाला ये डायलॉग अब दुनिया के प्रमुख भू राजनीतिक मंचों में से एक बन चुका है। और इस बार के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। स्टब का आना और इस बार का जो फोकस है नॉर्डिक पार्टनरशिप, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। नॉर्डिक देशों के साथ हमारी साझेदारी किस दिशा में जा रही है? मुख्य रूप से तकनीकी और सुरक्षा साझेदारी में। फिनलैंड और बाकी नॉर्डिक देश ग्रीन एनर्जी और साइबर सुरक्षा में बहुत एडवांस हैं। इसके साथ ही भारत और सऊदी अरब के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस की वार्ता भी हुई। और वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा दोनों नजरिए से बहुत अहम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भारत कनाडा व्यापार वार्ता की खबर काफी दिलचस्प है। कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देश व्यापार पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों देशों ने सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप
अग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जो नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में यात्रा हुई वो इसी संदर्भ में थी। उन्होंने 2030 तक $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में FY 2024-25 में ये सिर्फ $8.66 बिलियन है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अगर हम भारत के मुख्य निर्यातों को देखें, जैसे दवाएं, लोहा, स्टील और सी फूड, तो कनाडा के बाजार में इनकी बहुत मांग है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। वैश्विक रिपोर्ट व एडवाइजरी के मोर्चे पर विदेश मंत्रालय यानी MEA ने एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट को देखते हुए जारी की गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के उल्लंघन के कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। और साथ ही FRO के माध्यम से वीजा एक्सटेंशन की सुविधा भी नहीं दी गई है, ताकि वहां फंसे लोगों को कानूनी दिक्कत न आए। भारत ने सऊदी अरब पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की है। भारत का स्टैंड हमेशा से संप्रभुता के सम्मान का रहा है, जो यहाँ साफ झलकता है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक बड़ी वैश्विक खबर है। ग्लोबल वेटलैंड्स प्रोजेक्ट यानी GEF में $1.8 बिलियन का निवेश किया गया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वेटलैंड्स का संरक्षण बहुत जरूरी है। और इसकी 2026 की थीम भी बहुत खास है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें पारंपरिक ज्ञान शब्द का जुड़ना ये बताता है कि आधुनिक विज्ञान को अब स्थानीय समुदायों से भी सीखना होगा कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, विज्ञान, तकनीक व रक्षा क्षेत्र में आते हैं। DRDO ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हाँ, VS शोरैड्स मिसाइल का परीक्षण। ओडिशा तट पर इसके 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। VS शोरैड्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। यह तकनीक विशेष रूप से पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों के लिए बनाई गई है। मतलब ये ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए है। एकदम सही। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं और ये मिसाइल उसी का अचूक जवाब है। रक्षा क्षेत्र से एक और बहुत ही गर्व करने वाली खबर है। भारतीय नौसेना का पोत INSV कौंडिन्य ओमान से अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौट आया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है, क्योंकि ये प्राचीन स्टिच्ड शिप तकनीक से बना है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें लोहे की कीलों का इस्तेमाल ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। लकड़ियों को नारियल की जटाओं यानी क्वायर की रस्सियों से सिला जाता है। यह भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। और बेंगलुरु में ISRO की NSS 2026 संगोष्ठी का भी समापन हुआ है। जी, स्पेस साइंस के क्षेत्र में ये एक अहम सिंपोजियम रहा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पर्यावरण के बारे में थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हमने आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का जिक्र किया था, जो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और हमने भारत की रामसर सूची में शामिल 2 नई साइट्स की भी बात की, यूपी का पटना पक्षी विहार और गुजरात का छारी ढंड। वेटलैंड्स का महत्व पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन स्टोरेज और बाढ़ नियंत्रण में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। और थीम को मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। व्यक्ति समाचार, पर्सन्स इन न्यूज। इस हफ्ते कौन कौन चर्चा में रहा? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क कार्नी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और अलेक्जेंडर स्टब, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति और रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट थे। राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चर्चा में रहे। हाँ, क्योंकि उन्होंने INSV कौंडिन्य की वापसी पर उसका स्वागत किया था। इसके अलावा BP सिंह को नेवल आर्मामेंट का DG बनाया गया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई बुलेट ट्रेन योजनाओं के कारण तथा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा MPC बैठक के कारण सुर्खियों में रहे। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, नियुक्तियां। कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन याद करना जरूरी है। नीता भूषण को पोलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के नए सचिव कामरान रिजवी बने हैं। रचिता भंडारी अब माल्टा में उच्चायुक्त होंगी। पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में राजदूत बनाया गया है। और नगमा मलिक मार्शल आइलैंड्स में राजदूत नियुक्त हुई हैं। इस तरह की नियुक्तियां दिखाती हैं कि भारत अपनी कूटनीतिक पहुंच को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में डॉक्टर संध्या पुरेचा को SNA यानी संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कला और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही अहम पद है। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, पुरस्कार व सम्मान। गणतंत्र दिवस 2026 के परिणामों की घोषणा हो गई है। इस बार संस्कृति मंत्रालय ने बाजी मारी है। हाँ, उनकी झांकी, जिसकी थीम थी वंदे मातरम 150 वर्षों की यात्रा, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का डबल पुरस्कार मिला है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन प्रदर्शन था। साथ ही 2500 कलाकारों वाले वंदे मातरम डांस ग्रुप को भी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का खिताब इस बार भारतीय नौसेना को मिला है और CAPF में दिल्ली पुलिस अव्वल रही। और अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र को उनकी गणेशोत्सव थीम वाली झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र की झांकी सच में बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की बात हुई है तो खेल समाचारों की ओर मुड़ते हैं।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का सफर बहुत रोमांचक चल रहा है भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना लिया। और वो भी ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर। इन गार्डन्स का माहौल ऐसे मैचों में देखने लायक होता है। संजू सैमसन की जो नाबाद 97 रनों की पारी थी, उसने पूरा मैच पलट दिया। अब अगला मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ। क्रिकेट के साथ साथ U19 वर्ल्ड कप का भी एक शानदार अपडेट है। हाँ, भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हरा दिया है। और शतरंज में तो हमारे युवा खिलाड़ी लगातार कमाल कर ही रहे हैं। प्राग चेस इवेंट में प्रज्ञानंद और गुकेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। ये सभी युवा खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बजा रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब समय है हमारे रैपिड फायर रिवीजन का। जो भी हमने पढ़ा उसे एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, इससे सारे तथ्य पक्के हो जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, VSHOADs वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब बारी है MCQ टेस्ट के 3 त्वरित प्रश्नों की। पहला, RBI की वर्तमान रेपो रेट क्या है? उत्तर है 5.25%। दूसरा, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। और तीसरा, प्राचीन तकनीक से बना INSV कौंडिन्य किस देश से लौटा है? इसका उत्तर है ओमान। तो आज के सभी विषय पूरे हुए। PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स ज्वाइन करें। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।